Hey guys, what's up? आज के वीडियो में I'm gonna show you how to travel Japan, basics, details, itinerary, visa, cost, everything, and this is the one video you need to watch before going to Japan. तो चलो, let's get started. गाइज मैंने ये वीडियो काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड अगर वो आपको स्पेसिफिक पार्ट में इंटरेस्ट है तो लुक इट अप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे उसके टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं सो दैट यू कैन जंप टू दैट सेक्शन वॉट एवर सेक्शन यू इंटरेस्टेड इन. सो द फर्स्ट सेक्शन आई वांट टॉक अबाउट इज प्रिपरेशन फॉर जापान. जापान जाने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए एंड आपको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए. वेल फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल नीड इज अ वीज़ा. वेल वीज़ा मिलना काफ़ी ईजी है जापान के लिए बिकॉज अभी फिलहाल इंडिया जापान के पॉलिटिकल रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं एंड ऑलमोस्ट 3 to 5 वर्किंग डेज में वीज़ा मिल जाता है. वीज़ा का एप्लीकेशन का लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ. VFS की वेबसाइट है, वहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो एंड जो भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वो भी एक लिंक है मेरे पास जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है. तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. एंड वीज़ा का फ़ी समथिंग अराउंड 1500 रुपये है एंड VFS का थोड़ा बहुत फ़ी रहता है तो उसमें आपका वीज़ा हो जाता है. देन लेट्स टॉक अबाउट फ्लाइट्स. वेल फ्लाइट्स का रेट एंड फ्लाइट के बुकिंग काफ़ी सब्जेक्टिव एंड काफ़ी सीजन के हिसाब से वेरी करते हैं. तो इफ़ यू डोंट नो हाउ टू बुक चीप फ्लाइट टिकट्स ऑनलाइन, मैंने उसके लिए एक पूरा अलग से वीडियो बनाया है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. इट लिंक हियर समवेयर. तो ये हो गई फ्लाइट की बात. बिफोर यू गो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको जाने से पहले जापान रेल पास का वाउचर पहले से ऑर्डर करना है जो इंडिया में काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं एंड उसके वेबसाइट पे भी वो आउटलेट्स के नंबर्स, इन्फॉर्मेशन, ईमेल्स दिए हुए हैं एंड मैंने उसके लिए भी एक लिंक डाली है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जापान रेल पास वहाँ पे भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, बट यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम फिलिंग इन फॉर्म्स एट द एयरपोर्ट. सेकेंड वो 5000 रुपये ज़्यादा महंगा है सो इट्स बेटर कि पहले से ही आप वो वाउचर लेके जाओ. वो वाउचर ही वहाँ पे जाकर एक्सचेंज करना रहता है, जापान रेल पास आपको मिल जाता है. Another thing before going to Japan you need to realize कि वहाँ पे चलना बहुत ज़रूरी है. So if you guys are not used to walking, थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस करके चलो, अच्छे शूज़ ले लो बिकॉज वहाँ पे चलना बहुत है एंड बिकॉज स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स. आपको ऐसा लगता है कि जापान इज़ अ स्मॉल कंट्री बट इट इज़ नॉट. इट इज़ वेरी बिग एंड चलना हर जगह पे है. स्टेशन से आपको कहीं और जाना है, बस स्टेशन जाना है, आपके एयरबीएनबी जाना है, आपके होटल जाना है बिकॉज दैट वे टैक्सीज आर वेरी एक्सपेंसिव ओवर देयर एंड दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन जापान. सो आई थिंक वॉकिंग आपको काफ़ी करना पड़ेगा बिकॉज इवन अ स्मॉल राइड फ्रॉम एक जगह से दूसरे जाने पे आपको 300 से 500 रुपये का खर्चा हो सकता है. सो दैट इज़ वाई यू मस्ट गेट यूज टू वॉकिंग बिफोर गोइंग टू जापान. सो वंस यू गाइज रीच जापान, मैंने उसके प्रिपरेशन में एक पूरा वीडियो बनाया है जो मेरी जापान सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है. वहाँ जाने के बाद आपको क्या क्या करना है, क्या क्या करना चाहिए एयरपोर्ट पे, व्हाट आर द स्टेप्स यू मस्ट टेक टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एंटायर ट्रिप. मैंने उसके लिए एक पूरा अलग वीडियो बनाया है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. वो मेरी जापान सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है, इट विल लिंक हियर समवेयर. सो ये बात हो गई प्रिपरेशन एंड फॉर्मेलिटीज़ के बारे में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकोमोडेशन. मेरी जो ट्रिप थी मैंने खुद से प्लान की थी एंड माई चॉइस ऑफ अकोमोडेशन ऑलवेज इज एयरबीएनबी, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक जापान जहाँ पे ओवरऑल काफ़ी महंगा है. होटल्स आर एक्सपेंसिव, hostels are also a little bit expensive and Airbnb काफ़ी सस्ता हो जाता है. If you guys don't know what Airbnb is, well basically लोकल अपने घर जो है वो रेंट पे देते हैं for 1 day और 2 days जो रिलेटिवली बहुत सस्ते होते हैं. एंड अप्रॉक्सीमेट हमारा Airbnb का खर्चा वॉज अराउंड ऑन एन एवरेज बोलूँ तो 3000 रुपीज़ पर पर्सन पर नाइट हमारा ओवरऑल एक्सपेंस हुआ था. एंड मैं जितने भी बेसिक होटल्स भी देख रहा था दे वर ऑल गोइंग अप टू 4500 पर नाइट. तो मुझे Airbnb काफ़ी रीजनेबल लगा. एंड इफ़ यू गाइज वांट टू साइन अप विद Airbnb प्लीज़ यूज़ द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इफ़ यू साइन अप यूजिंग दैट लिंक आपको 2200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है ऑन योर फर्स्ट बुकिंग एंड विद दैट मुझे भी थोड़ा किकबैक मिलता है विथ वॉट यू हैव साइंड अप एंड दैट वे आई कैन कीप ब्रिंगिंग यू सच अमेजिंग वीडियोज़. So if you guys are interested in which all Airbnbs we stayed in, मैं हर एक Airbnb का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा so that you can see where I stayed and all those Airbnbs were very close to the station so that I have planned it very strategically because station से नज़दीक ही मैंने Airbnb select किए थे. So if you guys are interested, look it up in the description box. It will help you a lot. Now the most important part of the video, the itinerary. You guys have been asking me about the itinerary since my first video. मतलब काफ़ी लोग ने मेरे को itinerary के बारे में पूछा है. मैंने एक छोटा सा एक्सेल शीट भी बनाया है about my itinerary जिसमें सारे डिटेल्स है डे वाइज, टाइम वाइज, Airbnb वाइज एंड इवन ट्रेन वाइज, मतलब कौन सी ट्रेन ली थी हम लोग ने,
ये पूरा मैंने एक एक्सेल शीट बनाया है। इफ़ यू गाइज वांट दैट एक्सेल शीट, गो टू माई ब्लॉग, मेरे वेबसाइट पे नीचे देयर इज सेक्शन वेयर यू कैन साइन अप, जस्ट पुट इन योर ईमेल एंड आपको एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आ जाएगा विद द एक्सेल शीट इन इट। तो अगर आपको चाहिए, चेक आउट माई ब्लॉग, साइन अप एंड वो एक्सेल शीट आपको डायरेक्टली ईमेल हो जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट माई डे बाय डे आइटनरी, हम लोग ने क्या किया, कैसे किया, एंड आई एम गोना टेक यू थ्रू माई एंटायर ट्रिप डे बाय डे इन दिस सेक्शन ऑफ द वीडियो। सो डे 1 पे वी लैंडेड इन टोक्यो नरिता एयरपोर्ट एट 5 PM। हम लोग ने हमारा जापान रेल पास एक्टिवेट करवाया एंड वी टुक द नरिता एक्सप्रेस ट्रेन, जिसके लिए आपको बुकिंग करवाना पड़ता है, एयरपोर्ट पे ही रहता है, वो JR की ऑफिस पे ही हो जाता है। एंड देन वी रीच शिंजुकू स्टेशन। वेल, एयरपोर्ट से सिटी जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, बट इफ़ यू गाइज आर हैविंग द JR पास, पहले दिन पे एक्टिवेट करवा लो एंड जस्ट यूज द नरिता एक्सप्रेस। इट इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू द सिटी। एंड हम लोग रह रहे थे इन दिस नेबरहुड कॉल्ड शिंजुकू, जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमन, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एरिया है टू लिव इन, बिकॉज वहाँ पे ही वो पूरे लाइन में बहुत ही अच्छे अच्छे टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, सो दैट यू कैन गेट अराउंड वेरी इजीली। You need to remember कि टोक्यो that way is really really big, मतलब मुंबई से 3 times bigger है, so you can just imagine how big it is. And there are 7 to 8 different districts in the city itself, and those districts are different in their own way. मतलब हर एक district की एक personality है, एक food scene है, एक night life है. So if you guys are coming to Tokyo, Shinjuku is one place that really stands out, that has a mixture of everything. So we stayed in Shinjuku, एंड शिंजुकू से हम लोग ने हमारा ट्रेन से लोकल ट्रेन चेंज करके वी वेंट टू आवर Airbnb, जो एक स्टेशन के नज़दीक था, कॉल्ड शिन ओबुकू। वहाँ से अराउंड 10 मिनट्स के वॉक पे हम हमारे Airbnb पहुँच गए। टोक्यो में दैट वे अपार्टमेंट्स बहुत महंगे हैं। इनफैक्ट टोक्यो कंसिस्टेंटली कम्स अप एज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस टू लिव इन, इवन नेक्स्ट टू हांगकॉन्ग एंड नेक्स्ट टू मुंबई एंड न्यूयॉर्क एंड एवरीथिंग। तो एनीवेज वहाँ पे बहुत ही महंगा है, तो दिस वॉज द बेस्ट Airbnb that we found. After checking in, हम नीचे उतरे to go to 7-Eleven. Now what is 7-Eleven if you ask me? 7-Eleven जापान का सबसे फेमस कन्वीनियंस स्टोर्स है। अब ऐसे कन्वीनियंस स्टोर्स जापान में बहुत सारे हैं। 7-Eleven है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉसन, एंड अलग अलग ब्रांड के कन्वीनियंस स्टोर्स हैं। एंड कन्वीनियंस स्टोर्स में बेसिकली आपको बेसिक खाना, ब्रेकफास्ट एंड बहुत ही बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं। एंड प्रैक्टिकली 7-Eleven जापान के हर एक कोने में, छोटे से छोटे गांव में भी आपको एक अच्छा 7-Eleven मिल जाएगा। एंड यू कैन गेट योर बेसिक स्टेपल्स लाइक मिल्क, ब्रेड, बटर्स एंड एवरीथिंग। बिकॉज हम Airbnb में थे, तो हमको हमारा थोड़ा खाना का खुद से ही करना था। एंड दैट इज़ वॉट वी डिड टू कीप प्राइस डाउन। वॉट आई वुड सजेस्ट इज कि बाहर खाना थोड़ा महंगा है, लाइक रेस्टोरेंट्स में इट इज़ रिलेटिवली वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो वॉट वी डिड वॉज कि जब भी समझो चलो लोकल फूड खाना है, वो टाइम पे लोकल फूड खाना जरूरी है, बट व्हेन वी वांट टू सेव सम मनी और व्हेन वी आर टू टायर्ड टू गो आउट, हम लोग 7-Eleven से थोड़ा खाना पिकअप कर लेते हैं। वी कम बैक, वी हीट इट अप इन द माइक्रोवेव एंड वी जस्ट हैव इट, लुकिंग, वॉचिंग सम लोकल जापानीज सोप ऑपरा। तो दैट इज द वे यू कैन इवन कट शॉर्ट ऑन द बजट, एंड ऑल्सो आपको लोकल फ्लेवर भी मिलता है, बिकॉज 7-Eleven का खाना अदरवाइज इट्स वेरी गुड। वहाँ पे द रामेन नूडल्स, वहाँ पे द लोकल सूप्स, वहाँ पे लोकल बेकरी आइटम्स, इवन द पुडिंग्स। ओ माई गॉड, वन ऑफ द बेस्ट पुडिंग्स आई हैव एवर हैड इज एट 7-Eleven. इट वॉज सुपर अमेजिंग। एंड इवन लोकल साके, वहाँ पे लोकल साके इज बेसिकली राइस वाइन, जो बेसिकली आपको 7-Eleven में मिल जाती है। एंड ट्रस्ट मी, 7-Eleven में प्रैक्टिकली यू कैन लिव फॉर 14 days इवन इफ यू डोंट ईट एनीवेयर एल्स। एंड बेसिकली आपका सारा खाना 7-Eleven से मिल जाता है। एंड वहाँ का काफ़ी इकोनॉमिकल है। बेसिकली इट्स अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, जो आपको वहाँ पे सब मिल जाता है। सो ऑन द फर्स्ट डे वी फिल्ड अप एवरीथिंग, आवर नाश्ता, एवरीथिंग विथ 7-Eleven का शॉपिंग, एंड देन वी जस्ट वेंट टू स्लीप, कॉल इट अ डे। Second day in Tokyo started with us having breakfast in local eatery. Then we went to the Tokyo Government Metropolitan Building, जहाँ से पूरे टोक्यो का बहुत ही अच्छा व्यू है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बिल्डिंग फ्री है। जापान में देर आर 2-3 अदर प्लेसेस जहाँ पे ये पूरा बर्ड्स आई व्यू मिलता है। टोक्यो टावर से मिलता है, बट वहाँ पे एक एंट्रेंस फी है। बट वी थॉट मोर और लेस वो हम लोग के लोकेशन से काफ़ी दूर था, नंबर 1। सेकेंड, ये हमारे घर से बहुत ही नज़दीक था। शिंजुकू स्टेशन से इट इज़ जस्ट 10 minutes वॉकिंग, एंड एंट्रेंस इज़ फ्री। बेसिकली वो वहाँ के टोक्यो का गवर्नमेंट बॉडी है, एंड उसके ऊपर जो पूरा प्लेटफॉर्म है, इट्स कम्प्लीटली फ्री। इट्स अ रियली नाइस एरिया, पीपल कैन सिट, कम एंड रिलैक्स। वहाँ पे एक पियानो है जो लोग एंजॉय कर सकते हैं, एंड ऑन अ क्लियर डे यू कैन ऑल्सो गेट व्यूज ऑफ माउंट फूजी फ्रॉम ओवर देयर। एंड उसके बाद वी केम बैक टू शिंजुकू स्टेशन, टूक अ लोकल टू द मेजू जिंगा श्राइन। एंड ये सब लोकल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, दैट आर ऑल इंक्लूडेड इन द जापान रेल पास। एंड मैंने ऐसे ही आइटनरी बनाया था कि हम लोग जापान रेल पास यूज़ करके ही मैक्सिमम प्लेसेस जा पाए, सो दैट हम लोग को और ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस ना हो।
So then we went to Meiju Jinga Shrine, very beautiful Shinto shrine in Japan. Must experience if you are whichever area you guys are living in, वहाँ पे एक shrine रहेगा ही. So this was the shrine हमारे area में, very famous, very peaceful. To experience this was amazing and you must try it as well. After the shrine we went to this place called as Harajuku, which is the shopping district in Tokyo. And वहाँ पे local market scene बहुत अच्छा है, 2-3 अच्छे malls है, बहुत ही अच्छे eateries है, local food अच्छा मिल जाता है. So to experience that shopping scene, nightlife and थोड़ा बहुत local food scene, Harajuku is a really nice place. Coming down from Harajuku, we went to Shibuya. Shibuya is by far the most famous place in Tokyo and it is known all over the world. मतलब that is the busiest intersection in the world. कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग एक टाइम पे वो इंटरसेक्शन क्रॉस करते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू गेट गुड फोटोज़ और गुड वीडियोज़, वो शिबुया क्रॉसिंग के बाजू में ही एक स्टारबक्स है. स्टारबक्स के सेकेंड फ्लोर पे मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे सीटिंग मिल जाता है. सो मैंने तो वहाँ पे अपना कैमरा सेटअप करके आई टुक सम रियली नाइस टाइम लैप्सेस एंड वहाँ पे जस्ट टू सिट, गेट अ कॉफी फ्रॉम स्टारबक्स, जस्ट सिट, जस्ट एन्जॉय द व्यूज ऑफ पीपल क्रॉसिंग. आजू बाजू नियॉन लाइट्स है. And once you are done with the photography and everything, go down, get into the crowds and just keep walking with the crowds. It is such an amazing experience. Aaju baaju sab neon lights hai. There are so many people crossing. The energy in this place is just insane. आपको ऐसा लगता होगा कि ये एक क्रॉसिंग है. Why are people so mad about this? But trust me, I have no words to explain this, but you just need to be there. The energy, the noise, the sound is just amazing. It's basically the Times Square of Tokyo and you guys will have a lot of fun there. Trust me on this. This is a must visit place when coming to Tokyo. So after that Shibuya crossing, हम लोग घर चले गए. Again JR Pass से we went back home and then we called it a day. Second day we woke up, we had our morning coffee from 7-Eleven. Then we went to this place called as Steam Lab Borderless. Basically it is a digital art museum. Well, museum दुनिया में बहुत सारी जगह पे होते हैं, बट टोक्यो में द डिजिटल आर्ट म्यूजियम बहुत ही ज़्यादा फेमस है. दिस प्लेस जस्ट ब्लू मी अवे. जस्ट पिक्चर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स. इट इज समथिंग लाइक आई हैव नेवर सीन बिफोर. बट मेक श्योर टू टेक एटलीस्ट 4 to 5 hours विथ यू, बिकॉज यहाँ पे लाइन्स बहुत लंबी हो जाती है. दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस एंड यू विल हैव टू वेट अ लॉट इन लाइन्स, बट 4 to 5 लेके जाओ तो इट इज़ फाइन. टीम लैब बॉर्डरलेस जाने के लिए ओनली सर्टन पार्ट तक JR पास अलाउड है. उसके बाद वी हैड टू यूज़ आवर सुइका कार्ड. सुइका कार्ड इज़ बेसिकली अ प्रीपेड डेबिट कार्ड जो आपको JR के कोई भी ऑफिस या कोई भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है. वी रिचार्ज लाइक 10,000 yen in our सुइका कार्ड एंड दैट वाज इनफ फॉर द एंटायर ट्रिप. ये जो सुइका कार्ड रहता है प्रैक्टिकली आपको जापान में हर जगह चल जाता है. 7-Eleven से लेके लोकल शॉप से लेके हर जगह एक प्रीपेड डेबिट कार्ड हर जगह चल जाता है. तो यू मस्ट कीप दिस विथ यू एट सम टाइम, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे आपके पास कैश नहीं होता है तो आपको ये लग जाता है. एंड यू मस्ट रिमेंबर के जापान में कैश इज़ एवरीथिंग. मतलब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चल जाते हैं बट इट इज़ अ कैश बेस्ड इकोनॉमी एंड मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन हैपन इन कैश ओनली. तो कैश आपके पास रहना काफ़ी ज़रूरी रहता है. बट इफ़ यू डोंट हैव कैश, वो सुइका कार्ड आपके लिए काफ़ी इनफ है. और ये सब नेविगेशन के लिए आई वुड सजेस्ट गूगल मैप्स इज़ बाय फार द बेस्ट ऐप दैट यू विल एवर यूज़ वहाँ पे. एंड उसके गूगल मैप्स के टाइमिंग, गूगल मैप्स के स्पेसिफिसिटी, कितना भरी हुई है ट्रेन, कहाँ पे उतरना है आपको, वो सब बता देगा. एंड गूगल मैप्स इज़ द वन ऐप यू विल नीड. एंड उसके लिए यू नीड टू बाय अ सिम कार्ड. एंड ये सिम कार्ड आपको बेसिकली एयरपोर्ट पे मिल जाता है, जो मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था. So once we were done with Team Lab Borderless, we went to this place called as Amayoko, which basically is American market. यहाँ पे you get cheap American goods at very low prices and even the local food scene here is very good. After Amayoko, we went to this place called as Golden Gai. Basically, these are traditional Japanese nightlife areas and Golden Gai is by far the best nightlife place in Tokyo. And if you guys are coming with friends and family, this is a must visit place. जैसे मैंने बताया यहाँ पे नाइट लाइफ बहुत अच्छी है. देयर आर ब्यूटीफुल नियॉन लाइट्स एवरीवेयर. देन देयर इज दिस गॉडजिला हेड जो बिल्डिंग के ऊपर से निकलता है. द एनर्जी ऑफ दिस प्लेस इज जस्ट अमेजिंग. एंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेस इज के छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे ड्रिंकिंग होल्स रहते हैं in this small alleys and it is so Japan, it is so Tokyo and just experiencing that is brilliant. And in fact Airbnb experiences पे यहाँ पे night tours रहते हैं, bar hopping रहता है. And if you guys are interested, this area is really good for nightlife. And after that we called it a day and that was our time in Tokyo. So then guys, Tokyo में 2 दिन spend करने के बाद it was time to move on to our next destination. So technically on the day 4 of our trip, we went to Shinjuku station first.
वहाँ से we took this train called as the Fuji Excursion 3 which starts from Shinjuku station and इसका 75% of the trip is included in the JR pass and बाकी remaining it is not included in the JR and उसका remaining fare आपको वो कावागुची स्टेशन जाके पे करना है. Now माउंट फूजी दैट वे इज़ अ वेरी वेरी बिग रीजन एंड कहाँ काफ़ी जगह पे आप रह सकते हो टू एक्सप्लोर माउंट फूजी. उसके साउथ में रह सकते हो, उसके ईस्ट में रह सकते हो, उसके नॉर्थ में. वी स्टेड इन द नॉर्थ ऑफ माउंट फूजी इन दिस एरिया कॉल्ड एज द फूजी 5 लेक्स रीजन एंड वहाँ पे द बिगेस्ट टाउन इन दिस रीजन इज कॉल्ड एज कावागुची को, जहाँ पे हम लोग अच्छे अकोमोडेशन मिल रहे थे एंड शिंजुकू स्टेशन से एक डायरेक्ट ट्रेन भी मिल रही थी वहाँ पे. सो वी थॉट दिस वुड बी अ गुड बेस टू एक्सप्लोर माउंट फूजी. हम लोग यहाँ पे 3 नाइट रहने वाले थे. सो टू एक्सप्लोर दिस कंप्लीट रीजन एंड वी थॉट कावागुची को वुड बी अ रियली नाइस प्लेस टू स्टे. नाउ like I said before, part of the journey is included in the JR pass. उसका remaining जो है that is not included and उसका remaining cost you will have to pay at कावागुची को स्टेशन. जैसे ही आप उतरो वहाँ पे एक टिकट कंडक्टर या चेकर जैसा रहेगा and he will ask the remaining fare. Remaining fare I think is around 1100 rupees per person INR. तो उतना आपका कॉस्ट सिर्फ एक ऐड जो हो जाता है. देन आफ्टर गेटिंग डाउन एट कावागुची को स्टेशन व्हाट वी डिड वाज के 3 दिन के बाद हम लोग को जाना था मिशिमा. मिशिमा क्यों जाना था? दैट इज़ इन द साउथ ऑफ माउंट फूजी बिकॉज दैट इज़ द क्लोजेस्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन बिकॉज उसके बाद वी वांटेड टू गो टू क्योटो. नाउ कावागुची को से मिशिमा की एक बस चलती है जो एक सुपर एक्सप्रेस बस है एंड उसकी टिकट्स आपको कावागुची को स्टेशन पे ही मिल जाते हैं. उसका बस स्टॉप बेसिकली स्टेशन के बाहर ही है एंड 3 डेज़ के बाद की बस के लिए वी वर बाइंग द टिकट्स जिसका कॉस्ट वॉज अराउंड 1300 रुपीज़ पर पर्सन एंड बेसिकली ये आपको मिशिमा स्टेशन लेके जाएगी एंड मिशिमा पे बुलेट ट्रेन का स्टेशन है दैट विल टेक यू टू क्योटो दैट इज़ 3 डेज़ के बाद. देन आफ्टर गेटिंग द टिकट्स एंड एवरीथिंग सॉर्टेड वी वेंट टू आवर एयरबीएनबी इन कावागुची को. उससे पहले हमारे पास अराउंड 2-3 घंटे का टाइम था बिकॉज यहाँ पे चेक इन चेकआउट टाइम्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है एंड जो हमारा सेकेंड एयरबीएनबी था कावागुची को पे आई डोंट नो प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट बट दे डिड नॉट अलाउ अस टू चेक इन बिफोर 3 PM बिकॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट था एंड वी हैड ऑलरेडी रीच्ड एट अराउंड 11 और 12 PM. तो 3 घंटे हमारे पास थे. सो व्हाट वी डिड, हम लोग ने बाइसिकल्स रेंट की कावागुची को कि अराउंड बाइसिकल रेंटल बहुत सारे हैं एंड आपका वो लगेज भी रख देते हैं इफ़ यू रेंट द साइकिल फ्रॉम देम एंड दैट इज़ प्रीटी कूल. तो हम लोग ने साइकिल लेके लेक कावागुची को के अराउंड पूरा एक चक्कर लगाया एंड इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज and basically we explored Lake Kawaguchiko amazingly during the evening hours because वहाँ पे we went in autumn so 4-5 o'clock तक sunset हो जाता था and after that we checked into our Airbnb, very beautiful Airbnb जहाँ से Mount Fuji directly दिख रहा था. That was the USP for me for this Airbnb and we just spent the night eating and drinking and that was it for day 4. Day 5 पे we got up early morning and we took a bus फ्रॉम कावागुची स्टेशन टू द अदर लेक्स. नाउ इस बसेस के लिए हम लोग ने ऑलरेडी एक फूजी हाकोने पास ले लिया था. नाउ व्हाट इज फूजी हाकोने पास? वेल फूजी हाकोने पास इज बेसिकली अ पास दैट अलाउज यू पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिस रीजन माउंट फूजी एंड हाकोने दैट इज द साउथ. इसका रीजन में जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आपको ये पास में इंक्लूडेड है. The reason for buying this was we were going to be taking a lot of trains and buses in this region. अगर आपको इतना एक्सप्लोर नहीं करना है then this is not worth it. इसका कॉस्ट इज अराउंड 6,400 रुपीज़ पर पर्सन एंड इंडिविजुअली अगर हम लोग ने कॉस्ट हमारा कैलकुलेट किया तो ये एरिया में हमारा 10,000 रुपीज़ का ट्रांसपोर्ट हुआ था. सो बेसिकली वी सेव 3,500 to 4,000 रुपीज़ पर पर्सन. सो इफ़ यू गाइस आर गोइंग टू बी ट्रैवलिंग अ लॉट इन दिस रीजन द फूजी हाकोने पास इज़ रियली गुड. उसका लिंक्स एंड एवरीथिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट द रूट्स द मैप्स एंड एवरीथिंग एंड उसकी अलग अलग लाइन्स है दैट स्टार्ट फ्रॉम कावागुची को स्टेशन. So on the first day we took the green line, I think blue line, I'm not sure, and we went to the other 2 lakes in the north of Mount Fuji, that is Lake Saiko, Lake Motuso and all these lakes. हम लोग गए वहाँ पे एक्सप्लोर किए, बैठे आराम से. We took snacks from 7-Eleven and we just had a really good time relaxing and exploring the lakes. On the way back from all these lakes, we went to this platform called as Koyodai Observatory. बेसिकली वो माउंट फूजी के पहले एक ऑब्जर्वेटरी है वेयर यू कैन सी माउंट फूजी आई लेवल पे.
बट अनफॉर्चुनेटली वो दिन पे माउंट फूजी पूरा कवर्ड था विथ क्लाउड्स, तो हम लोग को अच्छा व्यू नहीं मिला. बट ऑल दिस इज ट्रांसपोर्ट इज इंक्लूडेड विथ द फूजी हाकोने पास. एंड आपको बस स्टॉप्स बेसिकली हर जगह पे रास्ते पे दिख जाएंगे, कौन सी बस रुक रही है, कितने बजे आ रही है, बहुत ही ज़्यादा इजीली मार्क्ड है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. एंड गोइंग टू दिस ऑब्जर्वेटरी थोड़ा हाइक है, अराउंड 45 मिनट्स 1 आवर का हाइक है, तो वी मस्ट बी रेडी फॉर दैट. बट वी मेट सो मेनी पीपल देयर. एक एल्डरली जैपनीज अंकल मिले हम लोग को. ही वॉज प्लेइंग हिज फ्लूट, ही वॉज कमिंग हियर टू प्रैक्टिस हिज फ्लूट. एंड जस्ट दैट एक्सपीरियंस वेर यू ऑन दैट प्लेटफॉर्म, आजू बाजू सब लेक्स है, आजू बाजू माउंटेन्स है, एंड वो अंकल अपना फ्लूट बजा रहे थे. इट वॉज मैजिकल. एंड वो फ्लूट पूरा बैम्बू से बनाया था. एंड दैट एक्सपीरियंस वॉज रियली रियली ब्यूटिफुल. एंड आफ्टर दैट वी केम बैक टू कावागुची को बस लेके. एंड कावागुची को स्टेशन से वी टुक अ ट्रेन to Churito Pagoda. Now that is another place where you get really really nice photos of Mount Fuji. And if you guys are interested in photography or videography, ये जो मैं जब spots बता रहा हूँ ना, वहाँ से Mount Fuji के views बहुत अच्छे anyways मिलते हैं. Again unfortunately Churito Pagoda भी हम लोग गए. The pagoda was really beautiful. Around 300 steps climb है. But if you guys are fit, if you guys are healthy, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा. We went up. Pagoda itself is really beautiful. नीचे पूरा टाउन का व्यू है. And on a clear day you get really nice views of Mount Fuji. So this was day 2, but हम लोग को अभी तक पूरी एंटायरिटी में Mount Fuji का व्यू प्रॉपरली नहीं मिल रहा था. Then after that Churito Pagoda का we took back our train to Kawaguchiko station, and that is how we spent the second day. Third day पे we got up, and to our surprise the entire Mount Fuji का व्यू पूरा क्लियर था, एक क्लाउड नहीं था. एंड ऑन डे 3 हम लोग को पूरी एंटायरिटी में Mount Fuji का व्यू मिल रहा था. एंड आई वॉज सुपर एक्साइटेड बिकॉज जब मैं ये ट्रिप प्लान कर रहा था, आई हैड इमेजिन्ड कि एक माउंट फूजी का मेरे को ड्रोन शॉट चाहिए था विद द लेक एंड एवरीथिंग. एंड इमीडिएटली वी गॉट अप, वी तैयार जल्दी हो गए. टुक द बस टू द नेक्स्ट लेक कॉल्ड इज ये लेक यामानाका या लेक यामानोको, आई एम नॉट श्योर. एंड वहाँ पे देयर इज अ कम्युनिटी सेंटर, एंड अराउंड 1.5 आवर का बस राइड है. बट वो कम्युनिटी सेंटर इतना अमेजिंग था. लाइक वहाँ पे चलने के लिए पाथ्स बनाए थे, बोर्ड वॉक था, बेंचेस थे, कम्युनिटी सेंटर था पूरा. एंड इट वॉज रियली रियली ब्यूटिफुल. एंड वी स्पेंड अराउंड 3 to 4 hours here just relaxing, just enjoying Mount Fuji, taking some amazing drone shots. And this was, I think, my favorite place in Japan by far. So that is how we spent the third day exploring. After coming back from there, we went to a brewery. Now Japan में sake is very famous, and sake का brewery visit was a must because we really like to see how the local alcohol or the local wine is made. And आने के बाद ईडे साके, there is this place called ईडे साके brewery. If you want, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. एंड वहाँ पे there was a tour. वो बेसिकली अराउंड 600 या 700 रुपीज़ INR का वो टूर था. And just seeing how they make sake, this really old tradition of Japanese wine making, it was really amazing and really gives you a feel of the local culture and the local people, how they are and what they do for a living. So that was our 3 days in Mount Fuji, and we have come to I think day 6 now. Yeah, so 6 दिन खत्म हो गए अब तक ट्रिप के, and it is already really really nice. And on the 7th day what we did was कि हम लोग ने जैसे मैंने आपको बताया जो टिकट्स बुक की थी, we went from Kawaguchi station to Mishima station, जहाँ पे हमारा फर्स्ट बुलेट ट्रेन एक्सपीरियंस हुआ था. And if you guys are coming to Japan, ये एक्सपीरियंस is a must because bullet train is really amazing feat of engineering, of human development. कि you can see कि what people have done, how Japan is so ahead of the world and so ahead of the time, and you really feel that this country is at least 100 to 1000 years ahead of the world, मतलब with respect to people, culture, evolution and even the technology. I feel Japanese people are really really ahead. And जब bullet train experience was amazing. हम लोग गए मिशिमा टू क्योटो, एंड क्योटो में बेसिकली वो दिन पे हम लोग पहुँच के वी चेक्ड इनटू आवर एयरबीएनबी. बहुत ही ट्रेडिशनल जापानीज होम था. लिंक्स उसके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले थे. जस्ट 5 minutes अवे वॉक फ्रॉम क्योटो स्टेशन. एंड वो नाइट पे आफ्टर चेकिंग इन घर बहुत अच्छा था, वो इसको एक्सप्लोर किया. एंड उसके बाद वी वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड निशिकी मार्केट इन क्योटो इन ऑन day 7. The market is really big, local market है. You can get local produce, local things, and even you get some really good like कपड़े अच्छे मिलते हैं. It's a really really big market, and क्योटो का सबसे famous market है. तो निशिकी मार्केट day 7 पे एक्सप्लोर करके, and we called it a day, and that was the end of day 7. Day 8 पे early morning we got up and we went to Arashiyama bamboo forest.
जो जापान रेल पास में उसका इंक्लूडेड था. वी वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड आराशियामा, एक्सप्लोर्ड द बैम्बू फॉरेस्ट, रियली ब्यूटीफुल. Came back via the JR Pass and then we went to King Kakuji Temple. King Kakuji Temple again Kyoto में बहुत ही famous है. The architecture, the golden entire plating of the entire temple, very peaceful, very soothing, and it is a must visit place in Kyoto. After King Kakuji, we went to this place called as Gion. Gion is basically the old part of Kyoto, and Kyoto that way is a very traditional एंड वेरी कल्चरल पार्ट ऑफ जापान. एंड यहाँ पे आपको रिलेटिवली कल्चरल ट्रेडिशन ज़्यादा दिखेंगे. गियोन में देयर इज़ अ पार्क जहाँ पे वो दिन वो एक फेस्टिवल था, तो वी हैड द चांस टू सी पीपल रियली कमिंग आउट, एन्जॉइंग इन देयर किमोनोज. पीपल वर ड्रेसिंग अप, टेकिंग फोटोज. दैट वाज रियली अमेजिंग. एंड गियोन में बस वी जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड द एरिया, एंड दैट एरिया में यू नो ट्रेडिशनल जापानीज लोग काफ़ी अच्छे से दिखते हैं. जस्ट टू सी दैट इज़ अमेजिंग. एंड देन आफ्टर गियोन वी जस्ट वेंट बैक होम एंड वी कॉल्ड इट अ डे. Kyoto में that way there are many World Heritage sites, UNESCO World Heritage sites, around 17 to 20 World Heritage sites है, बट उतना तो टाइम नहीं था हमारे पास. so ये 3 जगह देखनी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी थी. एंड आफ्टर दैट वी कॉल इट अ डे, एंड दैट वाज द एंड ऑफ डे 8. डे 9 पे वी टुक अ डे ट्रिप टू ओसाका. क्योटो से ओसाका अराउंड 45 मिनट्स का ट्रेन राइड है, अगेन इंक्लूडेड इन द JR पास. एंड ओसाका स्टेशन पे उतर के फर्स्ट प्लेस इवेंट वॉज ओमेडा स्काई बिल्डिंग, जो अराउंड 10 मिनट्स वॉक है फ्रॉम द ओसाका स्टेशन. यू गेट 360 डिग्री व्यूज़ ऑफ द एंटायर सिटी. अमेजिंग व्यूज़ है वहाँ पे. एंड वहाँ पे एक बहुत ही फेमस ब्रिज या फिर अंडर टनल बोल सकते हैं, जो बिल्डिंग के बीच से आती है. ये शायद से आपने बहुत सारे जगह पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है ये जगह. एंड यू गेट रियली नाइस व्यूज़ ऑफ दैट प्लेस. एंड उमेडा स्काई टावर में बेसिकली देर आर 2 बिल्डिंग्स, एंड वो 2 बिल्डिंग के बीच में एक एस्केलेटर है जो 2 बिल्डिंग के बीच में है. एंड ऐसा कहीं पे नहीं है वर्ल्ड में. एंड जस्ट मूविंग फॉरवर्ड इन द एस्केलेटर बिटवीन 2 बिल्डिंग्स वॉज जस्ट अमेजिंग. या एंड बस उमेडा स्काई बिल्डिंग के बाद वी वेंट टू ओसाका स्टेशन. ओसाका स्टेशन में बेसमेंट में देर इज़ अ चीज़ केक शॉप कॉल्ड एज अंकल रिकुरुस चीज़ केक. नाउ व्हेन यू थिंक ऑफ जापानीज फूड, वेल चीज़ केक एंड पैनकेक्स बहुत ही आ जाते हैं, बिकॉज आई एम श्योर आपने अगर जापान के बारे में थोड़ा भी रिसर्च किया होगा तो चीज़ केक एंड पैनकेक्स आर रियली फेमस, एंड दे रियली फेमस फॉर इट्स फ्लफीनेस एंड द विगलीनेस ऑफ द चीज़ केक. एंड वो चीज़ केक हम लोग ने लिया, बहुत लाइक 15-20 मिनट्स का लाइन था जस्ट टू गेट 1 चीज़ केक. एंड उसके बाद वी वेंट टू ओसाका कैसल. ओसाका स्टेशन से ओसाका कैसल अगेन JR लाइन में इंक्लूडेड था इन दिस लाइन कॉल्ड एज द ओसाका लूप लाइन. एंड वहाँ पे ओसाका कैसल पे बाहर से उसको अच्छे से एंजॉय करके चीज़ केक खाया हम लोग ने. एंड वी हैड अ रियली गुड टाइम. एंड आफ्टर ओसाका कैसल अगेन JR पास के थ्रू वी वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड एज दोतोनबोरी. दोतोनबोरी के आजू बाजू तो 3-4 अच्छी जगह है. दिस प्लेस कॉल्ड एज डेंटेन टाउन, जहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, एनिमे, गेमिंग, you name it, this place is basically a nerd playground and you will find so many things over there. It is a must visit when going to Osaka. Denten Town, Dotonbori is basically a shopping area, again like Kyoto, Nishiki market जैसा ही है, but you get really good electronics, you get really good clothes and modern fashion काफ़ी अच्छा मिलता है वहाँ पे. So if you guys are interested in shopping, that place is really nice. And उसके बाजू में ही there is a पूरा लेन, बीच में कैनाल है, दोनों साइड पे ईटरीज है, आजू बाजू पूरे नियॉन लाइट्स है, called as Shin Shiba Tsuji, something like that. And to just walk around that area exploring local food was really nice, and we had a lot of fun. And that was the end of day 9 in Japan. Osaka से we went back to Kyoto रात की ट्रेन लेके, and we just slept there. Day 10 पे we got up really early morning in Kyoto, and the reason for waking up early was कि हम लोग को जाना था Fushimi Inari Shrine. We woke up at 5 AM. अराउंड 6:15 तक तैयार होके हम लोग स्टेशन पे थे. स्टेशन से वी टूक ट्रेन अगेन इंक्लूडेड इन द JR पास टू फुशिमी इनारी श्राइन. दिस इज़ द मोस्ट फोटोग्राफ प्लेस इन जापान. आप लोग ने देखा होगा कि ऑरेंज गेट्स, बेसिकली टोरी ऑरेंज गेट से दे आर लाइंड अप, ब्यूटिफुल प्लेस, एंड एट द एंड ऑफ दैट देयर इज अ नाइस मॉनेस्ट्री, देयर इज अ नाइस श्राइन. एंड गोइंग देयर इन द मॉर्निंग, वहाँ पे फील्स बहुत ही पॉजिटिव है. एंड टू एक्सप्लोर दैट इन द मॉर्निंग जहाँ पे कोई नहीं था, एंड प्लस मुझे थोड़े शॉट्स भी लेने थे. एंड आई हैड सीन दैट प्लेस. इफ़ यू गाइज गो इन द इवनिंग देयर, इट इज़ सो बिजी, इट इज़ सो क्राउडेड कि वहाँ पे फील ही चला जाता है. तो बिकॉज आई वॉन्टेड सम गुड फोटोज़, I wanted to enjoy the place too. I wanted to have the place to myself. हम लोग काफ़ी जल्दी गए. So if you guys are interested, reach there by at least 6:30
और 6:45 टॉप्स, बिकॉज उसके बाद बहुत सारे लोग आने लगते हैं. सो दैट इज़ वॉट वी डिड. उसके बाद ट्रेन लेके वी वेंट टू नारा. नारा इज़ अनदर 1 hour फ्रॉम फुशिमी इनारी. नारा में देयर इज़ वेरी फेमस नारा पार्क, एंड वहाँ पे एक और मॉनेस्ट्री है. नारा पार्क में बेसिकली यू हैव द वेरी फेमस डियर, जो बेसिकली आर वेरी इंटरैक्टिव विद द पीपल हु कम देयर. You feed them, they bow down, they say thank you. That experience was really nice, and again included in the JR pass. So नारा जाके हम लोग ने वो थोड़ा पार्क एक्सप्लोर किया, बैठे डियर के साथ खेला, एंड वी केम बैक टू क्योटो ऑन दैट डे. क्योटो में आके हम लोग ने लोकल जगह पे खाया, बेसिकली एक्सप्लोर लोकल फूड, एंड वी कॉल्ड इट अ डे, एंड दैट वाज एंड ऑफ 4 days in Kyoto for us. On day 11 we took the bullet train from Kyoto to Hiroshima, again included in the JR pass, and ये सब bookings मैंने फर्स्ट डे पे करवा के रखे थे. तो अगेन वी took the bullet train to Hiroshima. हिरोशिमा में जाके हमारा चेक इन अगेन 3 बजे का था. We reached at 11. सो हमने हमारा पूरा सामान वहाँ पे लॉकर्स में डाल के, लॉकर्स आर वेरी कॉमन वहाँ पे, वी जस्ट पुट इट इन द स्टेशन, लॉक कर दो, एंड बेसिकली यू जस्ट कम बैक आफ्टर 24 hours, या फिर जब भी आपको टाइम मिले कम एंड टेक योर बैग. हिरोशिमा में फर्स्ट डे पे व्हाट वी डिड वाज कि स्टेशन से अगेन इंक्लूडेड इन द JR पास इज़ there are many buses just outside the station that take you to all the major parts, all the major tourist attractions of Hiroshima. And पहली जगह we went was the Hiroshima bomb dome and the Hiroshima atomic museum. And just to see that the remnants and the remains of the nuclear blast जो वहाँ पे हुए थे in 1945 was really sad. वहाँ पे जाके काफ़ी लोग आए थे, बच्चे लोग अपने रिस्पेक्ट्स पे कर रहे थे, and really touching place, really sad place, and really sad event in the world history of mankind. So seeing that was really inspiring to thrive towards world peace. And उसके बाजू में there is a museum, and museum में वो लोग ने बताया था कैसे हुआ था, क्या हुआ था, what was the effect of the nuclear blast on the people. वहाँ पे थोड़े artifacts है, चीज़ें हैं that are remaining from what had happened. हिरोशिमा आके वो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. दैट इज़ वाई पीपल गो टू हिरोशिमा इन द फर्स्ट प्लेस. एंड वो म्यूजियम देखने के बाद वी जस्ट कॉल इट अ डे, एंड वेंट बैक होम, थोड़ा लोकल फूड खा के वी जस्ट कॉल इट अ डे. डे 12 पे वी गॉट अप अराउंड 9-10 को आराम से, एंड वी वेंट टू दिस आइलैंड कॉल्ड इज मियाजिमा आइलैंड. Train from Hiroshima to Miyajima station again included in JR pass, and there's a ferry that takes you from mainland to that island, again included in the JR pass. And वहाँ पे जाके the island is really beautiful, and वो island इतना beautiful था, we took some really good drone shots. वहाँ पे थोड़ा खाना पीना था, very peaceful, just to see the natural side of Japan. And वहाँ पे भी we spent some really nice good time there, just sitting, exploring, relaxing, and we came back to Hiroshima that day. थोड़े फिर रात को हम लोग को थोड़े सोवेनियर्स लेने थे फॉर पीपल बैक होम. वी वेंट शॉपिंग, वहाँ पे एक शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट था हिरोशिमा में, एंड दैट इज़ इट. वी कॉल्ड इट अ डे, एंड घर गए, पैकिंग किया, एंड वी वर रेडी फॉर आवर नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे वी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम हिरोशिमा ऑल द वे टू नरिता एयरपोर्ट. यहाँ पे हमारा एक मेरा बताना, आई वॉन्ट टू टेल वन मोर थिंग अबाउट दिस इज़ के अपने जापान रेल पास में नोज़ोमी करके जो भी ट्रेन्स होती है, यू विल सी इन द एंटायर शेड्यूल नोज़ोमी 469, नोज़ोमी 352, ये इंक्लूडेड नहीं रहती है, बिकॉज दीज आर एक्सट्रीमली सुपर फास्ट ट्रेन्स जो दो शॉप्स के बीच में ज़्यादा नहीं रुकती है. एंड ऑन द लास्ट डे, डे 13 पे, वी वोक अप 6 AM को. वी टुक द अर्ली मॉर्निंग बुलेट ट्रेन फ्रॉम हिरोशिमा ऑल द वे टू टोक्यो. टोक्यो में वी चेंज्ड फ्रॉम द बुलेट ट्रेन टू द नरिता एक्सप्रेस दैट टुक अस टू द नरिता एयरपोर्ट, एंड 1:30 की हमारी ट्रेन थी. एंड वो दिन पे हम लोग वी ट्रैवल बेसिकली फ्रॉम 6 AM हिरोशिमा से नरिता टू वी फ्लू टू हांगकॉन्ग, हांगकॉन्ग से वी फ्लू टू मुंबई. सो 24 hours में वी हैड ट्रैवल्ड अ लॉट, एंड दैट वाज द एंड ऑफ आवर ट्रिप. And basically this was the detailed itinerary of our entire trip. I hope ये itinerary आपको अच्छी लगी and you guys are able to use it in your trips as well. If not entirely, I'm sure certain parts of the itinerary आपको भी पसंद आएगी. And most importantly now, speaking about the cost of the entire trip. I know you've been waiting for this. Well, cost की बात करें, I'm going to give a rough estimate as to हमको पूरा मिला के कितना खर्चा हुआ. Flights can be variable depending on when you book them, how you book them. So I'm just going to put it between 25,000 to 40,000 because मैंने 25,000 की भी flights देखी है and 40,000 की भी flights देखी है. तो on an average, let's say 32,000 की अगर आपकी flight रहती है, that's one expense. Japan Rail Pass, depending on कितने दिन का रहता है आपका, हमारा 15 days का था, so that was around 31,000. So 35 plus 31 हमारा वहाँ पे खर्चा था. Then accommodations. Now speaking of accommodations, हम लोग Airbnb में रुके थे. Airbnb में हमारा average cost was 3,000 rupees per person per night.
तो बेसिकली हम वी वर देयर फॉर 12 nights. We were there for 12 nights, so that is 36,000, and so that adds up, so that's 32, 31 plus 36, and उसके बाद I would say these are the basic costs जो आपको compulsory है, flights and everything, visa and everything, सब मिला के आपका 1 लाख तक हो जाता है. Then the remaining things, Fuji Hakone Pass, then local transport, local food, आपके activities, that is very personal, and you can limit it, everything you can limit up to 1 lakh 1,10,000. बट अगर आपको थोड़ा और शॉपिंग करना है, थोड़े और एक्टिविटीज़ करना है, जैसे ओसाका में देर इज़ द रियली नाइस एक्वेरियम, देन देर इज़ यूनिवर्सल स्टूडियोज़, देन नगोया में देर इज़ द टोयोटा फैक्ट्री, देन ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ ऐड करते करते ना टीम लैब बॉर्डरलेस जो मैंने बताया वो है, देन उमेडा स्काई बिल्डिंग का एक्सपेंस है, ये सब मिला के हमारा 1.5 लाख रुपीज़ तक का अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंस था फॉर द एंटायर ट्रिप फॉर 1 पर्सन. एंड जितना हो सके मैंने इसमें बजट किया था. एट द सेम टाइम वी वर नॉट मिसिंग आउट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो थोड़ा अगर इकोनॉमिकल सोचें एंड थोड़ा एट द सेम टाइम जहाँ पे आपको एक्सपेंस करना है, जहाँ पे नहीं करना है, वो थोड़ा बैलेंस आउट करके 1.5 लाख रुपीज़ तक आपका जापान ट्रिप अच्छे से हो सकता है. एंड इफ़ यू गाइज want to do more places, तो बजट आपका ऐड होते ही जाता है, बिकॉज जापान दैट वे इज़ अ रियली एक्सपेंसिव प्लेस टू ट्रैवल. एंड हम लोग गए थे ऑटम में, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चेरी ब्लॉसम. ये सब चीज़ें थोड़ी और एक्सपेंसिव हो जाती है. एंड ऑटम दैट वे ऑल्सो इज़ अ रियली नाइस टाइम टू ट्रैवल टू जापान. एंड थोड़ा ठंडा रहता है, बट आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा. इफ़ यू गाइज डिड, please subscribe to the channel, share it with your friends, and don't forget to give it a big thumbs up. If there is anything at all, any other doubts you have, अगर कुछ भी आपको पूछना है, please put it down in the comment section below. I will be more than happy to answer them for you, because मैंने इसके बारे में काफ़ी thoroughly study किया है. मतलब normally even before a trip what I do is कैसे Lonely Planets की जो बुक रहती है जापान की या wherever I'm going, I thoroughly read it and explore and try to understand the place before I go. And if you guys want videos on any other topics, please let me know. मैं वो भी वीडियो बना दूंगा. And that is it for now. Until the next time, keep on traveling. I'll see you guys soon.